7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने हमला किया, जिसमें अब तक 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 18 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 4 दिन तक सीज़ फायर रहने के बाद इसराइल ने दोबारा अटैक्स शुरू कर दिए हैं, जिसमें अब तक 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर में सीज़ फायर के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं ताकि अमन कायम किया जा सके। फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मुजाहरों में अरबी हों या गैर अरबी, उनको रिवायती कोफिया पहने देखा गया। किसी ने उसे सर पर ओढ़ा, किसी ने गर्दन में कोफिया डालकर फ़लस्तीन की सपोर्ट की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप आईना देख रहे हैं। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कोफिया है क्या, ये फ़लस्तीनी मज़ाहमत की अलामत कैसे बना और ये इतना फेमस क्यों है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। कोफिया का स्टार्ट 7वीं सेंचुरी इराक के शहर कूफा से हुआ और इसी वजह से उसका नाम कोफिया पड़ गया। रियलिटी ये है कि टाइम टू टाइम इसके इस्तेमाल में इजाफा होता चला गया, लेकिन स्टार्ट में इसके रीजंस पॉलिटिकल नहीं थी। 20वीं सदी के आगाज़ पर कोफिया के देहात के शहरी या अरब बद्दू सूरज की इंटेंसिटी, हवा या सहरा की रेत या सर्दी से बचने के लिए इसे पहना करते थे। फ़लस्तीन के शहरों में उसे पहनने का रिवाज ज़्यादा नहीं था। फ़लस्तीन में फ़ीज़ पहनते थे। फ़ीज़ ये एक लाल रंग की टोपी थी जो सल्तनत उस्मानिया के बादशाह महमूद II के दौर में मशहूर हुई थी। इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग 1930 के आसपास कोफिया की इम्पोर्टेंस फ़लस्तीनी सोसाइटी में बढ़ना शुरू हुई और तब ही उसके यूज़ में भी इजाफा हुआ। 1930 में फ़लस्तीन बरतानिया के अंडर कंट्रोल था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर की शिकस्त के बाद मिडल ईस्ट का ज़्यादातर हिस्सा लीग ऑफ नेशंस के फैसले के तहत मुख्तलिफ अलाइड फोर्सेस में डिवाइड कर दिया गया। फ़लस्तीन 1920 से 1948 तक बरतानिया के अंडर कंट्रोल रहा। इस दौरान लोकल फ़लस्तीनियों में बेचैनी बढ़ती गई, क्योंकि उनके ख्याल में बरतानिया इसराइली प्लान्स को सपोर्ट कर रहा था और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस इलाके में एक ज्यूइश स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा था। यही वो वक्त था जब यूरोप से मिडल ईस्ट के जानब बड़ी तादाद में यहूदी आबादकारों ने भी रुख करना शुरू कर दिया था। इस बेचैनी के बायस ही अरब कौम परस्तों ने बगावत की, जिसे द ग्रेट अरब रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1936 से 1939 तक जारी रही। द ग्रेट अरब रिवॉल्ट वही वाली है जिसमें लॉरेंस ऑफ अरबिया ने रोल प्ले किया था। अब आप पूछेंगे कि लॉरेंस ऑफ अरबिया कौन था, तो मैं आपको बताता हूँ। वो ब्रिटिश आर्मी का एक अफसर था जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ऑटोमन एम्पायर के अंडर अरब एरियाज़ में बगावत करवाने की वजह से आलमी शोहरत मिली। उस बगावत के नतीजे में वर्ल्ड वार के बाद अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया से निकल गए थे। सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें तुर्कों के ख़िलाफ़ करने के बायस उसे लॉरेंस ऑफ अरबिया कहते हैं। लेकिन 1920 में लॉरेंस ऑफ अरबिया फिल्म रिलीज़ हुई, जिसकी वजह से ये करैक्टर इंटरनेशनली फेमस हो गया। 1915 में जब तुर्कों ने अंग्रेज़ हमलावरों को शिकस्त दी और मार्च 1916 में दजला रिवर के किनारे तुर्क कर्नल खलील पाशा ने बरतानिया के 10,000 सिपाहियों को शिकस्त दी कि वो उनका मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने हरवत के ज़रिए डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपनाया और इस मिशन काम शुरू कर दिया। लॉरेंस एक राइटर और सफ़ीर भी था। वो अच्छी तरह अरबी ज़ुबान जानता था। सितंबर 1911 में उसने बसरा के होटल में जासूसी का इरादा किया और 2 अरब नौजवानों को भी अपने साथ शामिल किया। एक अमेरिकन जासूस ज्यूइश लड़की भी उसके साथ मिल गई, जिसने उसकी हेल्प की। अंग्रेज़ों ने लॉरेंस को हिदायत दी कि वो सल्तनत उस्मानिया में अपने कदम मजबूत करे। वो सल्तनत उस्मानिया की जासूसी करता और लेटर्स लिख कर लंदन इंफॉर्मेशन भेजता। अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए उसने मज़ीद ट्रेटर्स की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी सर्च के बाद उसने तुर्क पार्लियामेंट के रुकन सलमान फाइजी को मोटी रकम का लालच भी दिया, मगर उन्होंने उसे धक्के देकर निकलवा दिया। लॉरेंस समझ गया कि उसे बरतानिया के लिए सियासी लोगों में से तो कोई मिल नहीं सकता, इसलिए उसने मज़हब की आड़ लेना शुरू कर दी। उसने मुसलमान होने का ऐलान किया, मगर वो मुसलमान हुआ नहीं था। उसने रकम पानी की तरह बहाकर अरबों को अपना मद्दाह बना लिया। वो उसको अपना मोहसिन समझने लगे। उसकी मदद से लॉरेंस गवर्नर मक्का हुसैन हाशमी तक पहुंच गया और
अपनी वर्बल टॉक की वजह से हुसैन को गुमराह कर दिया। इस तरह उसने अरबों के दिलों में तुर्कों के खिलाफ नफरत भर दी और फिर बगावत का आगाज़ हो गया। मीनवाइल इस रीजन में टेंशन्स बढ़ती गईं और खुफिया ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जैन नाइनर एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी की एक राइटर हैं जिन्होंने खुफिया पर रिसर्च कर रखी थी। बताया कि फ़लस्तीनी बरतानिया से मायूस हो चुके थे और रेजिस्ट कर रहे थे। 1938 में बगावत के सरबराहों ने शहरी इलाकों में बसने वाले तमाम अरब बाशिंदों को खुफिया पहनने का हुक्म दे दिया। चंद स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग बरतानिया ने ट्राई की कि खुफिया पर पाबंदी लगा दी जाए, बट वो प्लान सक्सेसफुल ना हो सका। एनो लंगाना ने खुफिया के सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पर एक बुक लिखी। उसका कहना है कि खुफिया एक इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा था, बट ये एक यूनाइटेड रेजिस्टेंस मूवमेंट का सिंबल भी बन गया था। वो कहती हैं कि 1938 में उस कपड़े ने फ़लस्तीनी कल्चर में इसलिए इम्पोर्टेंट हासिल कर ली क्योंकि अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद एक नेशनलिस्ट कैंपेन में इत्तेहाद कायम करने के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख दिया गया ताकि न्यू डेमोग्राफिक सिस्टम के खिलाफ इकट्ठे होकर मुखालफत की जाए। जैन का कहना है कि उस वक्त से ही खुफिया फ़लस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सोशल जस्टिस और यूनिटी का साइन बन गया। ये बागियों के लिए एक मैसेज था कि हम आपके साथ हैं। खुफिया की डिफरेंट टाइप्स हैं और सबके कलर्स भी डिफरेंट हैं, बट फ़लस्तीनियों में सबसे ज़्यादा रवाज ब्लैक एंड वाइट खुफिया का है। खुफिया में 3 साइलेंट फीचर्स हैं। ऑलिव लीव्स, इस इलाके में जैतून के दरख्तों का साइन होने के साथ साथ ज़मीन से ताल्लुक़ की अलामत भी हैं। रेड कलर फ़लस्तीनी मच्छरों को रिप्रेजेंट करता है और उनका मेडिटेरियन सी से ताल्लुक़ भी साबित करता है। बट ब्लैक कलर फ़लस्तीन के नेबर्स के साथ ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। 1930 की बगावत के बाद खुफिया फ़लस्तीनी शनाख्त का इंटीग्रल पार्ट बन गया। इसराइल के क़याम के बाद मिलियंस ऑफ फ़लस्तीनी को बेदखल कर दिया गया। 1960 से पहले खुफिया इंटरनेशनली ज़्यादा फेमस नहीं था। इंटरनेशनली खुफिया की फेम यासर अरफात की वजह से है, जो खुद फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस का हिस्सा रहे। यासर अरफात की कोई पिक्चर ऐसी नहीं जिसमें उनको खुफिया के बगैर देखा जा सके। शाम, उर्दन और लबनान में उन्होंने यही रुमाल पहने लड़ाई भी लड़ी। 1974 में यूनाइटेड नेशन में फ़लस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन पर स्पीच करते हुए वक्त भी उन्होंने खुफिया पहन रखा था। 20 साल बाद उनको नोबेल पीस दिया गया, तब भी वो खुफिया पहने हुए थे। जैन का कहना है कि यासर अरफात खुफिया पहनकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव देते थे। एनो लंगाना के मुताबिक जब 1967 की 6 दिन की अरब इसराइल वार के बाद इसराइली ऑफिशियल्स ने फ़लस्तीनी फ्लैग पर पाबंदी लगाई तो खुफिया के सिंबॉलिक सिग्निफिकेशन में इजाफा हो गया। वो कहते हैं कि जैसे जैसे फ़लस्तीनियों की कलेक्टिव आइडेंटिटी और उनकी ज़मीन पर उनके हक़ को लाहक ख़तरात बढ़ते गए, खुफिया जैसी सकाफ़ती अलामात जो इत्तिहाद और शनाख्त की अलामत थी ज़्यादा अहम होती चली गईं। यूं फ़लस्तीन के हक़ में बनने वाले पोस्टर्स और सियासी तस्वीर में खुफिया नज़र आने लगा और ख़वातीन ने भी उसे ओढ़ना शुरू कर दिया। 1973 की एक सेलिब्रिटी काफ़ी फेमस हुई थी जिसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन की रुकन लैला खालिल कलाशनकोव थामे खुफिया पहने नज़र आई थी। लैला ने बाद में बरतानवी अखबार गार्डियन को बताया कि एक खातून होने के नाते वो ये दिखाना चाहती थी कि मसल्ला जद्दोजहद में वो मर्दों के बराबर हैं, इसलिए हम ज़ाहिरी शनाख्त में भी मर्दों जैसा नज़र आना चाहते हैं। जो मैंने आपको अभी रीजंस बताई उस वजह से उस कपड़े को इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस दिलाई, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में। उनके मुताबिक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मीडिया की वजह से खुफिया मशहूर हुआ और फिर फैशन बन गया। 1970 में वेस्ट में बहुत से यंगस्टर्स ने खुफिया को अपनाया जिससे वो सरमायाकारी निज़ाम के खिलाफ रेजिस्टेंस की सपोर्ट दिखाना चाहते थे। 1990 में बहुत से मशहूर शख्सियात ने भी खुफिया पहना, जिसमें बरतानवी फुटबॉलर डेविड बेकहम और मौसीकार रॉजर वाटर्स की। आपको एक खातून पार्लियामेंटेरियन ये रुमाल ओढ़े ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट में बच्चों और औरतों के कत्ले आम पर सरापा एहतजाज करती नजर आती हैं। दुनिया भर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज खुफिया की प्रोडक्शन में मसरूफ़ है क्योंकि ये एक टॉप ट्रेंड है। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, पेरिस, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, सिडनी, वाशिंगटन, कराची,
लाहौर, इस्लामाबाद, ढाका, जकार्ता, सब जगह हज़ारों लाखों लोग इस रुमाल में लिपटे नजर आते हैं। बल्कि इसके साथ एक 4 रंगा परचम भी दिखाई देता है। बेशक ये रुमाल नहीं, आवाज़ है। अमरीकी स्टोर्स में उसे बतौर फैशन बेचा जाने लगा, बल्कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी उसको बेचने लगे। अगरचे कुफिया फैशन का भी हिस्सा बन गया, लेकिन राइटर्स के मुताबिक उनके पॉलिटिकल और कल्चरल इंपोर्टेंस में कभी भी कमी नहीं आई। कुफिया की वजह से सेक्शंस भी लगाई गई और दुनिया के चंद हिस्सों में उसे पहनने पर पाबंदी भी लगाई गई, जैसा कि जर्मन कैपिटल बर्लिन के चंद स्कूलों में। एनु लंगाना के मुताबिक कुफिया की ताकत फ़लस्तीनी मज़ामत की अलामत के तौर पर काफ़ी अहम है और फ़लस्तीन के हामी उसकी मदद से अपनी हिमायत का इजहार करते हैं। जैन का कहना है कि दुनिया भर में एक मखसूस कपड़े से जुड़ी लोगों की इतनी दिलचस्पी निहायत गैर मामूली है, जिसकी एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें।